किया है। और जहाँ तक जिस मशीन के बारे में आपने जानकारी मांगा है, तो मैं उपलब्ध करा दूंगा कि क्या इन मशीनों का क्या क्या उपयोग होता है। तो ये कृषि कार्य से ही संबंधित है। खेतों के लेबलिंग से लेकर के वहाँ मिट्टी के कैसे अच्छे तरीके से खेती लायक बनाए जा सके, और इस मशीन का उपयोग जो है ज़्यादातर जो है धान की बोनी के लिए ही किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान की बोनी के लिए और खेतों को बनाने के लिए बनाया जाता है। ये मशीन उपलब्ध कराई से बताया गया है कि 83 किसानों को कस्टम हायरिंग की सुविधा प्रदान की गई। कस्टम हायरिंग की सुविधा, ये तात्पर्य समझ नहीं पाया, कस्टम हायरिंग कैसे किया जाता है, और केवल 83 किसानों को इसमें सुविधा दी गई है। तो ये बताएंगे कि और जो आपने कहा कि उसमें जो खेत समतलीकरण बाकी चीज़ के लिए किया जाता है, तो ना वहाँ न रोटावेटर उपलब्ध है, न उसमें केजविल उपलब्ध है, ना कोई नांगर उपलब्ध है। तो इन मशीनों का क्या काम, और वहाँ जो मशीनें हैं वो बिना रोटावेटर, बिना नांगर और बिना केजविल के क्या काम करती होंगी। और 2 साल हो गई मेरी जानकारी के अनुसार, और मशीनों का कोई उपयोग नहीं हुआ। जब से वहाँ गई है मशीन खड़ी है और उसमें कोई उपयोग नहीं हुआ है। और जो 83 किसान कस्टम हायरिंग पता नहीं उसी मशीन में कराए हैं या और किसी मशीनों से कराया गया है कि पहले की मशीनें थी, इसकी जानकारी। अध्यक्ष महोदय, अब मशीनें, ये बात सही है कि पहले की मशीनें हैं, रखी हुई हैं, लेकिन वर्तमान में वहाँ उस क्षेत्र में, वहाँ उस केंद्र में जो मशीनें, वो सभी चालू हालत में। और जहाँ तक आपने ये सभी मशीनें उपलब्ध हैं और किसानों को सस्ते में कैसे खेती करने के लिए, किसानी करने के लिए उन्हें मशीनों को उपकरण उपलब्ध हो सके, चाहे रोटावेटर हो, चाहे ट्रैक्टर हो, लेबलर हो, इन सभी मशीनों का एक सब्सिडी बेस पे किसानों को मशीन उपलब्ध कराया जाता है महोदय। अब ये बात सही है कि मात्र जो है 83 किसानों को वहाँ उपलब्ध हो पाया है। तो इस विषय को मैं काफ़ी गंभीरता से लेते हुए हमने विभाग को भी निर्देशित किया है कि ये जनहित का मामला है। आम जनों से, आम किसानों का कैसे हम बेहतर, उनका बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, कैसे उनको अच्छी सुविधा दे सकते हैं। सरकार की जब इतनी अच्छी योजना है, तो ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा जो संचालित योजना है महोदय। और मुझे खुशी है इस सदन में बताते हुए कि पहली बार भारत सरकार ने इस स्कीम को महत्व देते हुए हमें भारत सरकार से आवंटन जो पहले मिलता था, उससे इस बार आवंटन डबल किया गया है महोदय। तो मैं समझता हूं कि बाकी जो कमियां हैं, उन सभी कमियों को हम समय रहते हुए उसे पूरा करेंगे। और ख़ास करके जो हमारा सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग को हमने इसीलिए वहाँ संभागीय यंत्री का हमने ऑफिस किया है कि जिससे कि उस क्षेत्र में आने वाले तमाम सारे किसानों के लिए जो सुविधाएं हम दे सकते हैं इस विभाग के माध्यम से, वो सुविधा जो है उनको हम पहुंचा सके, दे सकें। वो पूछ रहे हैं कस्टम हायरिंग क्या है, यही पूछ रहे हो ना? जी जी, कस्टम हायरिंग समझा दीजिए इनको। महोदय, किसानों को ऑन पेमेंट इन मशीनों को उपयोग करने के लिए हम उन्हें ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहूँगा मंत्री से, और 83 किसानों कस्टम हायरिंग बताए हैं, क्या उनकी सूची उपलब्ध करा देंगे? और पूरे संभाग में, सरगुजा संभाग बहुत बड़ा संभाग है, और उस संभाग भर में केवल कहाँ वो उन मशीनों को 83 किसान, जो वहाँ मेरे को लगता है हजारों किसान हैं, लेकिन केवल शासन कितनी बड़ी योजना का 83 किसान को ही आज तक लाभ मिला।
और मेरी जानकारी के अनुसार मशीनें 2 साल से खड़ी हैं और उसमें जो सहायक कृषि यंत्री हैं उनको केवल फाइनेंशियली केवल 5,000 का पावर है। छोटा सा मशीन खराब होकर पड़ा हो गया, उसको मेंटेनेंस करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, उसके डीजल वगैरह देने के लिए पैसा नहीं है और उसके चलते कोई किसानों को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। और ये जो आंकड़े 83 किसानों का कस्टम हायरिंग बताया गया है और ये मेरी जानकारी के अनुसार केवल नाम मात्र को कहीं किसानों के नाम के उल्लेख कर दिया गया होगा और इसमें ना रोटावेटर वहाँ चल रहा है, ना केजविल है, ना नांगर है, कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ ताकि उसको किसानों को दिया जा सके। तो इस ओर ध्यान करेंगे और उसको जो सहायक यंत्री का है उसको भी 5,000 से ज़्यादा उसकी मेंटेनेंस राशि उसको बढ़ाएंगे ताकि किसानों को लाभ मिले। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, पूरे संभाग के लिए है तो मान लीजिए अंबिकापुर में कार्यालय है उसका, तो क्या उसको रामानुजगंज ले जाना है तो क्या वो मशीन जाएगी कैसे? आपका जो ये मशीन जो आपने कहा है ये राइस सीडर है, मल्टी क्राफ्ट मशीन, जाएगी कैसे वहां तक? आपके विधानसभा में कैसे जाएगी मंत्री जी? जी, हमारे माननीय विद्वान सदस्य ने एक साथ बहुत सारे प्रश्न किया है। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन किसानों का सूची है तो सूची मेरे पास उपलब्ध है। 83 किसानों का सूची आपको उपलब्ध करा दूंगा। दूसरी बात, आपने प्रश्न किया कि इनकी जो पेइंग कैपेसिटी है, उनकी क्षमता है, अधिकार है, उस अधिकार के तहत उनका कम है तो उससे भी हम रिवाइज कर रहे हैं, उसे अपग्रेड कर रहे हैं। हमने कल ही इसे चर्चा के दौरान इस बात को सुनिश्चित किया है कि इनकी जो अधिकार है और उसमें वृद्धि करते हुए इसे हम बढ़ाएंगे। तीसरी बात आपने किया है कि बाकी क्षेत्रों के लिए, तो बाकी जिलों में भी हम बाकी पदों की जो कमियां हैं उसे भरते हुए इस योजना को कैसे अच्छे ढंग से हम चला करके आम किसानों को, जो गरीब तबका है, उसके लिए हम कैसे सुविधा हम दे सकें, इसके लिए हमारा विभाग जो है सुनिश्चित करेगा। सुश्री लता उसेंडी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत जिला कोंडागांव में पंचायतों में हो रहे सोलर स्ट्रीट लाइट के कितनी शिकायतें माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्रवाई की गई? जी, आप एक बार और प्रश्न कर लें, पूरे करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत जिला कोंडागांव में पंचायतों में हो रहे सोलर स्ट्रीट लाइट कार्य से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उस पर क्या कार्रवाई की गई है? अध्यक्ष महोदय, इस तरह से कोई शिकायत तो अभी प्राप्त नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की जानकारी में और विधानसभा में जिन अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है, मेरे पास सूचना के अधिकार के तहत पेपर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 तारीख को मैंने क्वेश्चन लगाया है और 12 जून को सूचना के अधिकार में एक प्रपत्र प्राप्त हुआ है जिसमें 3 लोगों ने शिकायत किया है और 3 लोगों के द्वारा जो शिकायत किया गया उसकी पूरी जांच हुई है और जांच जिनके द्वारा की गई है उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजी है। अगर विभाग के पास जानकारी नहीं है और विधानसभा में जानकारी गलत दी जा रही है तो इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या विधानसभा समिति से इसकी जांच कराएंगे क्या पूरे योजना का, जहां जहां पंचायतों में काम हो रहा है? और अभी जिन लोगों ने इस पे गलत जानकारियां दी हैं और ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु सोलर लाइट पूरे प्रदेश में बन गया है और उसका श्रेय हमारे विपक्ष के बंधुओं को जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 21-22 का मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में नहीं जाता है। 21-22 का मामला है अध्यक्ष महोदय, और जब चाहे सक्षम अधिकारी ने अपनी मर्जी से एजेंसी चेंज कर दिया, अपनी मर्जी से
एजेंसी तय करके जो सक्षम एजेंसी नहीं है उनसे भी काम करवाया गया और पूरा भ्रष्टाचार कोंडागांव जिले में हुआ है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगी, क्या उन सक्षम अधिकारी जिसने एजेंसी तय किया और जो सक्षम जिन्होंने इस पे कार्य किया उनको इस समिति से जांच कराएंगे क्या और तत्काल उन अधिकारियों को निलंबित करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अगर अनुमति देते हैं तो मेरे पास जो सूचना के अधिकार में जो सारी जानकारियां मैं यहाँ पढ़ के भी बता सकती हूँ या फिर पटल पे भी रख दूंगी। उपलब्ध कर देंगे। चलिए मंत्री। अध्यक्ष महोदय, अब ऐसा है कि किए तो आप लोग हैं, हम लोग भर रहे हैं एकदम के कुछ भी आप लोग जो है इनके शासन सरकार के समय में इतने सारे नियम कानून कायदे को ताक में रखते हुए सब काम हुआ है और इतने सब जो है मनमाने तरीके से माननीय आदरणीय लता हुसैनी जी इस सदन के सदस्य ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश की कदावर नेता है और आपकी भावना के अनुरूप मैं अध्यक्ष महोदय इन समस्त विषयों को देखते हुए मैं सदन की समिति से जांच कराने के लिए मैं सहमत हूँ। और अध्यक्ष महोदय, बल्कि इस तरह के प्रकरण को इसके दायरा को बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश स्तर में इसके जो है इसकी जांच के बिंदु तय जब हो तो इसे भी शामिल किया जाए। ये भी चलिए पर्याप्त नहीं, पर्याप्त हो गया। उन्होंने तो पूरा व्यापक। चलिए छोटा सा पूछ लो। छोटा सा नहीं और छोटा सा बिल्कुल। जो आपने लास्ट पैरा में पूछा है, लिखा है उत्तर के, राज्य स्तरीय समिति गठित की जाकर जांच कार्यवाही की जा रही है। तो राज्य स्तर की जो समिति जांच कर रही है वो बिंदु भी क्या आपके विधायकों की समिति में शामिल रहेंगे या आप प्रश्नों के अंतर्गत ही विषय को रखेंगे? अध्यक्ष महोदय, आप जैसे विद्वान सदस्य जब कोई बड़ी एजेंसी जांच करने लगती है तो स्वाभाविक है कि बाकी जो नीचे स्तर की जो जांच होती है स्वाभाविक उसमें समेट लिए जाते हैं, उसके साथ समाहित होते हैं। तो मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बहुत विस्तारित उत्तर हमने दिया है और इसका विस्तार जितना कर सकते हैं वो सदन की समिति, आपके सदन की समिति तय करेगी कि आपको किन किन बिंदुओं को शामिल करना है। ठीक है, इससे बड़ी कोई समिति नहीं हो सकती। पर्याप्त जवाब आ गया। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल। अध्यक्ष महोदय, मैंने डीपीआर के संबंधित माननीय मंत्री जी से सवाल किया है, जिसमें माननीय मंत्री आदिम जाति विकास मंत्री महोदय जी से मैं पूछना चाहूँगी, डीपीआर बनाने के लिए प्रति परियोजना राशि प्रावधानिक किया गया था, फिर भी प्रावधानिक राशि से कम क्यों दिया गया? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहा है कि इन्हें राशि कम कैसे दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, वाटरशेड में होता क्या है कि इसमें एक तो जिला स्तर की जो कमेटी होती है, जिला स्तर के जो अधिकारी होते हैं, वहाँ से एक डीपीआर तैयार की जाती है और इसके बाद जो है हमारा डीपीआर जो है उसे प्रदेश स्तर की जो हमारी कमेटियाँ होती है वो करती हैं और इसलिए जो जिला स्तर के जो काम हो रहे हैं वो जिला स्तर में उसके खर्च किए जाते हैं और इसके बाद प्रदेश स्तर की जो हमारी कमेटी होती है प्रत्येक परियोजना स्तर पर एक बेसलाइन सर्वे का कार्य किया जाता है जो हमारे जिला स्तर के या फिर ब्लॉक स्तर के जो हमारे परियोजना स्तर के हैं और सर्वे के पूर्व में निर्मित संरचनाओं का चिन्हांकन उसके जियो टैग से लेके तमाम सारे बिंदुओं को शामिल करते हैं, उसमें जांच किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, जो
चयन और जियो टैपिंग, हितग्राही चयन, स्व सहायता समूह का चयन, ये सभी जो है नीचे स्तर के हमारे जो परियोजना स्तर में होते हैं। इसके अलावा जो आगे के जो काम होते हैं वो स्टेट लेवल के जो कमेटियां हैं वो काम करते हैं, इसलिए ये राशि जो है उसके आधार पे दिए जाते हैं। जी अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा कि जिले के आधार पे तो कोई जिला बड़ा है, कोई जिला छोटा है, जहाँ आवश्यकता ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, तो सबकी राशि एक समान कैसे? और दूसरा ये क्वेश्चन, क्या परियोजना में लगाने वाले अनुमानित बजट का 1% राशि डीपीआर तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है? यदि हाँ, तो प्रत्येक जिले के कितनी राशि दी गई है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जिलेवार आवंटन नहीं है, ये उसमें जो परियोजना बनते हैं कि 5000 हम हेक्टेयर में बना रहे हैं कि 4000 हेक्टेयर में बना रहे हैं, उसके आधार पे आवंटन जारी होते हैं और इसलिए उसके आधार पे ही 1% जो राशि निर्धारित है उतना राशि उन्हें दिया जाता है। और उसके तहत मैंने, जैसे आपने ही प्रश्न किया कि परियोजना में जिले में कैसे कम दिया, जिला स्तर में जो परियोजना स्तर में जो डीपीआर तैयार हो रहा है वहाँ के जो स्टाफ काम कर रहे हैं उसके लिए उनके जो खर्चे हैं वहाँ दिया जा रहा है, बाकी की जो राशि है स्टेट लेवल के जो हमारे जो काम करने वाले हैं उनको दिया जाता है। तो इस प्रकार के हैं इसमें आपने दिया हुआ है, आपके विभाग के द्वारा जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसमें जो प्रावधानिक राशि था, किसी जिले में 8.45 था, किसी में 11, लेकिन एक निश्चित राशि तय करके 4 लाख कर दिया गया। और ये 2021-22 के बाद 2022-23 और 23-24 में तो उल्लेख ही नहीं है। और अभी क्या डीपीआर हेतु प्रदान की गई राशि का भुगतान किया जा चुका है? यदि डीपीआर तैयार किया जा चुका है तो डीपीआर तैयार होने के पश्चात क्या क्या कार्यवाही की गई है, इसकी भी जानकारी दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जो जहाँ तक आपने डीपीआर के बारे में बात किया है, ये राशि जो निर्धारित राशि होते हैं ये राशि सब जगह दिए जाते हैं। और जो राशि डीपीआर बनाने के लिए है, तकनीकी कार्य में जिसे जीआईएस है और डीपीआर है के कार्य राज्य स्तर पर किए जाते हैं, वो राशि जो है राज्य स्तर पे आवंटित किए जाते हैं। आपकी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एजेंसी का नाम परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी बताई गई। उक्त एजेंसी का मतलब समझाने का कष्ट करेंगे? क्या आपने इस एजेंसी का जो नाम है परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी बताया है, हाँ। तो उक्त एजेंसी का मतलब आप बताएंगे मुझे? क्रियान्वयन एजेंसी जो उसमें जो विभाग जो काम कर रहे हैं, जो उस परियोजना में जो एजेंसी काम कर रही है, वो क्रियान्वयन एजेंसी कृषि विभाग भी हो सकता है, अन्य विभाग भी हो सकते हैं। तो ये उसमें तो दिया हुआ है, सारे जिलों में आपने सिर्फ एक ही एजेंसी का क्रियान्वयन एजेंसी लिखा है इसमें विभाग के द्वारा, तो अलग अलग विभाग के एजेंसियों को मिला तो उसका नाम तो प्रस्तुत होना चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया आपसे। और एक और क्वेश्चन मेरा इसमें, बहुत हो गया, चलिए आखिरी एक प्रश्न कर लीजिए। इसमें उक्त परियोजना में महिला समूह, अभी आपने कहा है महिला समूह और कृषकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तो किस किस जगहों पे प्रशिक्षण दिया गया है उसकी जानकारी चाहिए। और 2023-24 तक के क्या आपने इसमें कोई प्रावधान किया है या नहीं की है या करने वाले हैं, उसकी जानकारी दीजिए। ये आपके जो जलग्रहण क्षेत्र है इसमें महोदय जैसे बताया कि लगभग 5000 से लेकर के 10,000 तक के हेक्टेयर को मिलाकर के एक जलग्रहण का क्षेत्र बनता है।
और क्षेत्र बना, वहाँ उसका डीपीआर बना, उस डीपीआर के आधार पर तैयार हो गया। अब उसके आधार पे महोदय इसका आपको मैं डिटेल जानकारी मैंने उपलब्ध कराया है। जहां तक स्व सहायता समूह, मैं आपके ही प्रश्न को उत्तर दे रहा हूं। अधूरी है अभी तक के अपने 23-24 में कोई आपका विभाग है, आपके विभाग में कम से कम पूर्ण जानकारी होनी चाहिए थी जो अधूरी है, इसलिए बात रखनी पड़ी है। और जिस प्रशिक्षण की बात, तो ये अभी तक के कहीं पे प्रशिक्षण नहीं प्राप्त हो रहा है, ये सिर्फ हवाई बातें हैं। तो आपका विभाग जो है अभी तक के इस काम पे सही ढंग से काम नहीं कर रही है। तो आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि कार्य सही ढंग से हो, डीपीआर का उपयोग सही ढंग से हो। सुशांत शुक्ला जी, ठीक है, बहुत अब रही बात आपका यहाँ प्रशिक्षण नहीं हुआ, ठीक से डीपीआर तैयार नहीं हुआ, ये प्रश्न आपका है। ये तो आपके कार्यकाल के समय का है। अगर गड़बड़ हुआ हो या हमारा 22-23 का हो या 23-24 का आपने उल्लेख नहीं दिया, आपके विभाग ने 21-22, 22-23 तक है, 23-24 का उल्लेख नहीं किए हैं। और अभी तक के जो आगे बढ़ने चाहिए कार्रवाई वो हुई नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपका विभाग इसमें ढीला है। चलिए ठीक भाई बताए सुशांत जी। अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया प्रश्न पूछने का। मेरा प्रश्न माननीय वित्त मंत्री जी से है, परंतु जो प्रश्न पूछा उस पर आए हुए जवाब से कई पूरक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला पूरक प्रश्न उत्पन्न होता है कि पंजीयन कार्यालय द्वारा रजिस्ट्री पूर्व मौके पर भूमि का सत्यापन नहीं करना और भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य खुली भूमि बताकर कराया जाता है, जिससे शासन को राजस्व की प्राप्ति नहीं होती, शुल्क में कमी आती है। इसे रोकने के लिए आप निर्देश जारी करेंगे क्या, और समय समय पर इसके संबंध में जो शिकायतें प्राप्त होती है उसके निराकरण की क्या व्यवस्था है? आज वित्त मंत्री जी कलेक्टर वाले लूप पे वापस आ गए हैं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार आप पढ़ के आना फिर बताएंगे। इसके लिए फिटनेस लगता है, पेट को छुपाने के लिए कुर्ता पजामा पहनना उचित नहीं। कुर्ता पजामा अच्छा है लेकिन पेट को छुपाने के लिए अच्छा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सम्मानीय सदस्य जी ने प्रश्न उठाया है बहुत महत्वपूर्ण है और पंजीयन में उन्होंने कई प्रकार की विसंगतियों का उल्लेख किया है और इनको रोकने के लिए पंजीयन में बहुत सारे सुधारों की प्रक्रिया हम लगातार विभाग द्वारा किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी के भी स्टेप लेने की हम प्रयास कर रहे हैं। जो और विशेष रूप से अभी पिछले 7 महीने में जो एक कदम उठाया गया है वो विभागीय सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन करने का किया गया है अध्यक्ष महोदय। विजिलेंस सेल रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत बनाया गया है। जो बड़े केस हैं, विशेष केस हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड केस हैं या भू व्यपवर्तन जो डाइवर्सन हो जा रहता है उस तरह के केस हैं, उनको आकस्मिक रूप से भी देख सकेगी और कोई शिकायत आएगा तो उसकी उच्च स्तरीय जांच करने के लिए एक सेपरेट विभागीय सतर्कता प्रकोष्ठ विजिलेंस सेल का गठन किया है अध्यक्ष महोदय। किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब अपूर्ण है। मैंने पूछा है समय समय पर शिकायतें करने के कोई प्रावधान की व्यवस्था बनाई है क्या? इन्होंने कहा राज्य स्तरीय, जबकि शिकायतें जिला स्तर पर पंजीयक कार्यालय पर होती हैं। चलिए इस पर दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूं। बेलतरा विधानसभा, जिस पर मेरा प्रश्न आधारित है, शासन के नियमानुसार राजस्व अनुभागीय अधिकारी द्वारा समय समय पर टुकड़ों पर प्रतिबंध लगाकर राजस्व खसरों पर रोक लगाने की व्यवस्था दी गई है, परंतु देखने में आया कि प्रतिबंध के बावजूद भी वो संबंधित खसरे और रकबे की रजिस्ट्री कर दी जाती है पंजीयन विभाग द्वारा। तो क्या इस संबंध में दोषियों पर कोई कार्रवाई सुनिश्चित हुई है? अध्यक्ष महोदय, जो शिकायत के संबंध में पहले सदस्य महोदय ने कहा, तो वहां पर जो शिकायत जिला स्तर पे की जाती है उनमें ज़्यादातर ये रहता था कि वही लोग पंजीयन के रहते हैं और वहीं पर शिकायत होती है, इसलिए निराकरण क्वालिटी तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए उच्च स्तरीय एक अलग से सेल का गठन किया गया ताकि जिला स्तर पर भी जो शिकायत होती है उसका अच्छे तरीके से निवारण किया जा सके। और जो भूखंड के टुकड़ों के बारे में सम्माननीय सदस्य की चिंता है वह भी बहुत जायज़ चिंता है, और जो उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र बेलतरा के लिए जो प्रश्न किया है उसमें भी कई खसरों को प्रतिबंधित किया गया है, और जिन खसरों को प्रतिबंधित किया गया है
उनमें अगर कोई भी रजिस्ट्री हुई हो तो उसकी जानकारी सदस्य महोदय मुझे दे सकते हैं। हमारे पास जितने अभी जानकारी आई है उसमें किसी प्रकार के शिकायत का उल्लेख होना नहीं है। इसका अभी तक कोई हमारे पास शिकायत नहीं आई है। अगर कोई भी खसरे में जो प्रतिबंधित खसरा है, प्रतिबंधित खसरों की सूची मैं सदस्य महोदय को दे दूंगा और अगर उसमें कोई भी पंजीयन हुआ होगा तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय और संज्ञान में आया है कि आपके कार्यकाल के समय ही कोटवारी जमीनों पर प्रतिबंध की व्यवस्था 2007 और 2008 में लगाई गई थी, परंतु पिछले 5 वर्षों में बेलतरा विधानसभा और बिलासपुर जिले में कोटवारी जमीन के पंजीयन के लगभग 18 से ज्यादा मामले पंजीयन कार्यालय से निष्पादित किए गए हैं पंजीयन करके, जबकि राजस्व अभिलेखों में उसको कोटवारी जमीन अंकित रहता है, उसके बावजूद वो पंजीयन कर दिए गए। ऐसे जमीनों को क्या निरस्त किया जाएगा पंजीयन? मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटवारी भूमि शासकीय भूमि ही होती है। उसे केवल सेवा के जो शासन के प्रति सेवा जो करता है कोटवार, उसके लिए सेवा भूमि के रूप में प्रदान किया जाता है ताकि उसमें खेती करके कमा खा सके। वो कहीं से किसी व्यक्ति का जमीन होता ही नहीं है। और पहले बहुत सारे प्रकरण हुए थे कि कोटवारी जमीनों को बेच दिया गया था और जब आपकी सरकार थी उस समय इस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया था। तो अगर ऐसा कोई मामला है जो पिछले सालों में हुआ है, जैसा कि सम्मानित सदस्य ने कहा है, तो उसकी निश्चित रूप से हम जांच कराएंगे और जो इसमें देखना पड़ेगा कि राजस्व विभाग से जो रिपोर्ट आया उसमें गड़बड़ी थी या पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने गड़बड़ी की। जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर वो ऐसा केस हुआ है कोटवारी जमीन के खरीद बिक्री का, तो वो किस स्तर पर है, क्या, क्योंकि कई केस ऐसे हैं अध्यक्ष महोदय जिनमें हुआ है, कार्रवाई करने के लिए पहल भी की गई, लेकिन वो किसी न्यायालय में या किसी उच्च न्यायालय में स्थगन की स्थिति में है। तो जो भी स्थिति में होंगे हम कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक एक करके छोटा छोटा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारे लोग तैयार हैं। छोटा प्रश्न मंत्री से एक छोटा सा प्रश्न है कि आपने पूर्व सरकार ने 30% की स्टाम्प ड्यूटी में छूट दे दी, आपने उसके जाकर के आपने रजिस्ट्री शुल्क बढ़ा दी। तो क्या रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाए तो क्या उसके अंदर कैश पेमेंट ही आपने स्वीकार किया, चेक या ड्राफ्ट से क्यों स्वीकार नहीं किया पंजीयन कार्यालय में? इसका स्पष्टीकरण आप देंगे। हजारों केस ऐसे माननीय अध्यक्ष जी के लोगों ने जाकर के चेक दिया, ड्राफ्ट दिया, मना कर दिया साहब ये नहीं लगेगा कैश पेमेंट। तो कितने लोगों ने इस प्रदेश के अंदर जो 30% छूट दी उसका लाभ उठा करके कितने % लोगों ने जो आपकी शुल्क थी वो नगद में जमा की है? यह आंकड़ा आपके पास होगा, यह एक बार इसका परीक्षण कराएंगे, यह मेरा आग्रह है। अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य ने जो बिंदु उठाया है गाइडलाइन दर का, उस पर मैं कुछ सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि सम्मानीय सदस्य ने एक लाइन कहा कि उसे बढ़ा दिया गया, तो उसे मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, उसे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया गया है। पिछले सालों में, पिछली सरकार के समय में 30% की छूट गाइडलाइन रेट को कम कर दिया गया था। गाइडलाइन रेट को कम कर दिया गया था, उसका नोटिफिकेशन 31 मार्च 2024 तक का था। 31 मार्च 2024 को वह जो नोटिफिकेशन की डेट थी वो स्वयं समाप्त हुई है, तो कोई बढ़ाने वाला विषय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक मिनट में कंफ्यूजन, सुन तो लो। मैं गाइडलाइन का नहीं कह रहा हूँ, उस पर भी आऊंगा बस। कैश पे पहले आप सुन लीजिए। कैश पे भी आऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा जवाब देने दिया जाए। तो इसमें बहुत सारे विषय आए अध्यक्ष महोदय प्रदेश में कि गाइडलाइन रेट बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, बढ़ाया नहीं गया था। नोटिफिकेशन का डेट खत्म होता, एक बिंदु। दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय कि जब हम सोचते हैं कि गाइडलाइन रेट का कम है या ज़्यादा है, तो उसका सीधा प्रभाव केवल जमीनों के, प्लाट के खरीदी बिक्री करने वाले लोगों और बिल्डर पर ही, शहरों में ही नहीं पड़ता है। गाइडलाइन रेट जब कम होता है अध्यक्ष महोदय, तो उसका प्रभाव भू अर्जन होने वाले किसानों पर भी पड़ता है। और 5 सालों से जो जमीन का रेट नहीं बढ़ा था बल्कि उससे 30% कम कर दिया गया था, उससे भू अर्जन में 4 टाइम्स
30% की कमी मतलब 4 टाइम्स में 120% का भू अर्जन में किसानों को नुकसान हो रहा था अध्यक्ष महोदय। इसलिए ये स्टेप किसानों के हित में भी रहा। दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब मार्केट रेट में और गाइडलाइन रेट में बहुत अंतर अगर आ जाता है तो लोअर मिडिल क्लास के लोग, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जब बैंकों में लोन लेने के लिए जाते हैं तो जो उनको लोन चाहिए गाइडलाइन रेट कम होने के कारण लोन नहीं मिल पाता अध्यक्ष महोदय। इसलिए भी यह स्टेप मध्यम वर्गीय लोगों के लिए काफी लाभकर हुआ है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है कि कैश में उसके पेमेंट हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, इसकी अभी मेरे पास जानकारी नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैं उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करके सम्मानीय सदस्य को उपलब्ध कराऊंगा और आगे बताना चाहूंगा कि आगे के लिए एक मिनट जी, 1 मिनट सर। ये सबसे बड़ा विषय यही है इसमें अध्यक्ष महोदय कि सामान्य रूप से आपने गाइडलाइन में 30% की कमी कर दी, उसके अंदर 1 नंबर का पैसा आदमी का कम लगा आपने, लेकिन उधर जाके स्टाम्प ड्यूटी में तो अंदर तो आपने वो कर दिया, लेकिन मुद्रांक शुल्क के अंदर जाकर के आपने कमी कर दी। लोगों ने क्या किया, रजिस्ट्री शुल्क तो पटाई, लेकिन रजिस्ट्री शुल्क जहां भी है पूरे प्रदेश में 99% केस में जमा हुआ है। मेरा इतना ही निवेदन है कि एक तरफ राजस्व का नुकसान भी किए उधर, और लोगों ने केस में जिन्होंने जमा किया और लोगों ने ड्राफ्ट जमा किए तो उसको मना कर दिया, उसको केस है रायपुर के कहेंगे तो मैं आपको उदाहरण देके केस की डिटेल दे दूंगा। मेरा इतना ही आग्रह, इसको दिखवा लें। माननीय अध्यक्ष जी, ये बोल रही मैं आज उत्तर दे दिया है मेरे साथ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कहा थे कि कोटवार वन की जमीन है पूरा शासकीय जमीन होते, लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, फिर आप अन्य को अवसर देंगे। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि कोटवार की जमीन 2 प्रकार के होते हैं। मूल प्रश्न पूरा हो जाए फिर अन्य सदस्यों भैया निवेदन है आपसे। ये जी मैं माननीय अध्यक्ष जी के परमिशन में खड़ा हुआ, मैं आपको मौका दे दूंगा। जो कोटवारी जमीन का विषय आया था उसमें उन्होंने सेवा करने वाला विषय बताया, जबकि मालगुजारी से प्राप्त भी कोटवारों की जमीन पर भी रोक लगी हुई है, वो भी पंजीयन निष्पादित हो रहे हैं। लेकिन एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे सिस्टम में, पैन वेरिफिकेशन का प्रावधान नहीं है आज दिनांक तक, आधार वेरिफिकेशन का प्रावधान नहीं है आज दिनांक तक, पंजीयन शुल्क ऑनलाइन लेने के लिए कोई प्रावधान की व्यवस्था नहीं है, नगरीय निकाय राजस्व और टीएनसी जिसको हम अर्बन आवास के माध्यम से मानते हैं, इनके कोई संयुक्त कार्य प्रणाली नहीं है। इस कारण से ये जो अवैध पंजीयन है जिसमें शासन को राजस्व की हानि होती है, ये लगातार बने हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी प्रणाली आने वाले समय में स्थापित की गई जिससे राजस्व की प्राप्ति में कमी ना हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बहुत मेजर रिफॉर्म्स हम लोग लगातार कर रहे हैं। पूरे रजिस्ट्री के प्रोसेस को पेपरलेस बनाने के लिए हम स्टेप ले रहे हैं। और सम्मानीय सदस्य ने, आदरणीय राजेश मूणत जी ने अभी प्रश्न उठाया था कैश पेमेंट का, तो ऑनलाइन भुगतान की सुविधा ऑलरेडी प्रारंभ की जा चुकी है, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा प्रारंभ की जा चुकी है। और जो कैश पेमेंट अगर कोई कर रहा है तो उसको छूट जरूर दी गई है कैश पेमेंट करने से, लेकिन पैन कार्ड का और आधार कार्ड का इंटीग्रेशन भी इस प्रोसेस से कर दिया गया है। तो अगर कोई कैश पेमेंट करता है तो उसकी पूरी जानकारी पैन के साथ अटैच की जा सकती है, और कोई इनकम टैक्स में चोरी करने का प्रयास करेगा तो उसमें उसे आसानी से कैच किया जा सकता है। ये प्रोसेस कर दिया गया है। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी बना दिया गया है अध्यक्ष महोदय, और आने वाले समय में पेपरलेस, मोबाइल ऐप और फेसलेस रजिस्ट्रेशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में घर से लोग रजिस्ट्रेशन माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। बाकी लोग पूछ रहे थे, आपके 3 प्रश्न हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग का भी प्रश्न अध्यक्ष महोदय 20 मिनट एक ही प्रश्न में हो गए। आपके 3 प्रश्न हो गए, शासन स्तर पर आपके 3 हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में पूछ रहे हैं बाकी लोग भी। चलिए, एक ही प्रश्न 20 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न लगा है आपसे सर, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। अंबिकापुर पंजीयन कार्यालय बहुत छोटा है, वहां पर पंजीयन कराने वालों की संख्या बहुत है, बैठने की वहां व्यवस्था नहीं रहती है, और अगर उपपंजीयक छुट्टी में चला गया तो दूसरे उपपंजीयक की वहाँ उपलब्धता नहीं है, और आईडी चेंज करने में कम से कम 5 से 7 दिन लगते हैं। उस पीरियड में पंजीयन कार्य बंद हो जाता है। ये बहुत बड़ी एक समस्या है।
खाली आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहा हूँ कि इस ओर ध्यान देंगे। हमारी कंपोजिट बिल्डिंग वहाँ तैयार है, उसमें अगर शिफ्ट अभी के प्रश्न में आ रहे हैं कि बगैर मूल्यांकन किए पंजीयन जब होते हैं तो पंजीयन अधिकारी संबंधित रजिस्ट्रेशन को रोककर मूल्यांकन करने जाते हैं, जिससे आर्थिक लाभ प्राप्त करके उस अवैध खसरे को पंजीकृत कर देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं क्या कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होगी कि नहीं? चलिए धर्म जी। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत रेवेन्यू का मसला बहुत पेचीदा है, हर जगह हर विधानसभा क्षेत्र में। ये कोई सुशांत शुक्ला जी की अकेले समस्या नहीं है और ये बिलासपुर की समस्या नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सदन में बैठे हुए 90 विधायकों को जिनका जिनका भी जिला है, वहाँ के कलेक्टर को आप ये निर्देश देंगे क्या कि वहाँ पर टीएनसी के लोग रहें, रजिस्ट्रार रहे, तहसीलदार रहे, संबंधित एसडीएम रहें और एक दिन सिर्फ रेवेन्यू के लिए कलेक्टर महोदय की उपस्थिति में, सांसद विधायक की उपस्थिति में, हो सके तो प्रभारी मंत्री अगर वहाँ रह सकते हैं तो उनकी उपस्थिति में सिर्फ रेवेन्यू के मसलों में हमारी बात को सुनने का प्रयास सरकार करेगी क्या? एक। और दूसरा ये है अध्यक्ष महोदय कि हर बात को तो विधानसभा में नहीं लगा सकते ना, कितनी समस्या को विधानसभा में लाते रहेंगे हम। तो आप जिले स्तर पर एक समय के अंदर में मीटिंग फिक्स करेंगे क्या? गवर्नमेंट का ऑर्डर जाएगा क्या कि हम लोगों को बुला के हमारे अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग समस्या है तो उसमें रजिस्ट्रार रहे, टीएनसी रहे, एसडीएम रहे, तहसीलदार रहे, कलेक्टर रहे, हम वहीं के वहीं अपनी बात कहेंगे, उनको अपनी तकलीफ भी बताएंगे और उनको अपनी शिकायत भी देंगे और हम सरकार का पक्ष भी जानेंगे कि आप उसमें क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो कृपया करके आप सदन में घोषणा करें कि हर जिले में मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें विधायक को कंपलसरी बुला के उनके समक्ष ही, और सांसद को और प्रभारी मंत्री आए तो उनका तो अधिकार भी है, स्वागत भी है। तो ये मीटिंग आप फिक्स कराएंगे क्या? हम आपका 80% प्रॉब्लम हमारा वहीं सॉल्व होगा और नहीं होगा तो आज सुशांत लगाए हैं, अभी मेरा ध्यानाकर्षण आ रहा है भुइयाँ वाला, तो ये प्रश्न पूछ के कितना लगाएंगे? उतना तो कार्यकाल नहीं होता। प्रश्न हो गए, लंबा हो गया। आप बता दीजिए प्लीज। हाँ बोल, अवसर दे रहा हूँ एक दो लोगों को, जवाब आप दे, सबका सुन लो आप, फिर आखिरी में एक साथ जवाब दे देना। राम कुमार, चलो राम कुमार जी। माननीय अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी बोला थे इसी कि कोटवार मन के जमीन है पूरा शासकीय होते, लेकिन वो तो कलेक्टर रह चुके, अभी मंत्री है। कोटवार के जमीन दो प्रकार के होते, एक होते सेवा भूमि, एक होते माल गुजारी जमीन। तो माल गुजारी जमीन है आप जैसे गौटिया मन सेवा करे ब दे रहा और वो मन के पक्का जमीन है, शायद आप लोग मंत्री या कलेक्टर जानकारी होना चाहिए। कोटवार तो ऐसा कमजोर व्यक्ति है, थानेदार जाते है, कोई मर गए फंसा के और निकाल, कलेक्टर चल दी और निकाल, हर चारों तरफ में कोटवार है, डंडा खाते, डांट खाते और जमीन के पता नहीं काबत सब ओकर दुश्मन है। मोर आपसे निवेदन है, 4 पीढ़ी ले सेवा कर आवत है, कोटवार का जाके देखे दू बूथे चौ नहीं रहे, ओकर लिए भी हम लोग चिंता करना चाहिए। और सब से जुड़ मिलकर मैं कहना चाहता हूँ, कोटवार के जो माल गुजारी जमीन है बोला पक्का जमीन करके देवा, बोला छेड़खानी मत करा, वो मन इंसान है। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि माल गुजारी जमीन के क्या आपके सोच है, आप ये बताओ आज। ठीक, चलेगा। अभी अध्यक्ष जी अभी पूछ लीजिए। अध्यक्ष तो आप बैठिए। अध्यक्ष जी, यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चूंकि रजिस्ट्री के संबंध में माननीय चर्चा हो रही है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ भी ज़्यादातर मैं अपने ज़िले में देखा हूँ कि रजिस्ट्री जो शुल्क लिया जाता है वो तो राजस्व में जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सारे रजिस्ट्रियों में अनिवार्य 3,000, 5,000, 10,000 ऐसा रेट बंधा हुआ है। अकूत भ्रष्टाचार होता है, हर बिना पैसे दिए कोई रजिस्ट्री नहीं होती। उसको रोकने के लिए क्या आप कोई सार्थक कदम उठाएंगे क्या? मैं आपसे निवेदन, जवाब दीजिए सबकी ओर से। जी, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे मेजर रिफॉर्म्स इसमें कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट, पैन कार्ड से इंटीग्रेशन, आधार कार्ड से इंटीग्रेशन, रेरा के साथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, भूया सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन, ये सारे स्टेप ले रहे हैं। मोबाइल ऐप बना रहे हैं, उससे सारे डॉक्यूमेंट्स को कोई देख सकता है, अपलोड कर सकता है। इस स्तर तक हम ले जाने का बड़ा काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। सम्माननीय सदस्य राजेश जी ने अंबिकापुर का विषय उठाया कि वहाँ पे कम होने के कारण सेटअप की समस्या आती है।
अध्यक्ष महोदय, पिछले इस बार के 2024-25 के बजट में रेवेन्यू स्टाफ में 15 तहसीलदार, नायब तहसीलदार का पोस्ट रायपुर में सैंक्शन किया गया ताकि काम अच्छे से हो सके। इसी तरह के अगर सेटअप रिवाइज करने की ज़रूरत है तो अंबिकापुर और रायपुर, दुर्ग, भिलाई सब जगह के लिए देख करके इसको सेटअप को भी रिवाइज करेंगे। जो राम कुमार जी ने विषय उठाया है कोटवारी का, वो मूल रूप से राजस्व विभाग का विषय है और दशकों से जो व्यवस्था चली आ रही है उसी संदर्भ में मैंने कमेंट किया है कि शासकीय जमीन जो होती है वो सेवा भूमि होती है, लेकिन कोटवार के हितों का पर्याप्त संरक्षण किया जाएगा। मालगुजारी जमीन, जो मालगुजारी का अलग कैटेगरी है, शासकीय भूमि भी सेवा भूमि के रूप में दी जाती है। और सम्माननीय सदस्य धर्मजीत जी ने उठाया है कि वहाँ पर स्थानीय स्तर पर इशूज़ को एड्रेस किया जा सके, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफ़ी कुछ इसका समाधान हो पाएगा। सब लोगों का इंटीग्रेशन रहेगा तो टुकड़े की ज़मीन नहीं बिक पाएगी, तत्काल भूया सॉफ्टवेयर से लिंक रहेगा तो नामांतरण वगैरह हो पाएगा। बट उन्होंने जो कहा है स्थानीय स्तर पर बैठक करने के लिए, उसके लिए हम निश्चित रूप से संबंधित कलेक्टरों को निर्देशित करेंगे और ये बैठक सुनिश्चित कराएंगे। और जो गजेंद्र जी ने कहा है कि अगर ये ट्रांसपेरेंसी लाके, टेक्नोलॉजी लाके चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं पर कोई विशेष शिकायत हो तो तत्काल हमें दें, हम उसकी तत्काल जांच कराएंगे। और रेवेन्यू के वृद्धि का जहां तक सवाल है अध्यक्ष महोदय, 697 करोड़ तक इस अवधि तक का पिछले साल का रेवेन्यू था, वो बढ़ करके 790 करोड़ हुआ है। चलिए चरणदास मान जी। और सम्माननीय सुशांत शुक्ला जी ने जो बात उठाई है अध्यक्ष महोदय कि वहाँ पे जांच, तो इसके लिए राज्य स्तर पे जांच टीम गठित की जाएगी और जांच टीम को वहाँ पर उनके बेलतरा विधानसभा में भेजा जाएगा। ठीक हो गया। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे भाई गजेंद्र यादव जी जो बात उठाए उसका उत्तर नहीं आया है, वो पूरा प्रदेश में है, राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ है। चलिए कई बात मान जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चौधरी जी का ध्यान में खींचना चाहता हूं। खूब फायरिंग आपने झेला है, अभी मैं परेशान नहीं करूंगा, इसलिए मेरी बात सुन लो आप। पहली बात तो ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री जी स्वीकार करेंगे ना कि आप हमारे पड़ोसी हैं और आप जांजगीर जिले में दंडाधिकारी पद पर भी रह चुके हैं। प्रश्न बहुत सामान्य है। आपकी खदानें जो है मात्र 19 है वहाँ पर, जैसा कि आपने संख्या में दिया है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ज़्यादा है। उस 19 खदानों के माध्यम से जो डोलोमाइट और लाइम स्टोन की खुदाई चल रही है या वहाँ क्रेशर लगाए गए हैं, वो 1900 गांवों को प्रभावित कर रहे हैं। वहाँ के किसान यही, जब भी आप जाएं आपसे शिकायत करेंगे कि उसका जो राखड़ होता है, उसका सिल्ट जो होता है, वो उनके खेतों में जम रहा है, उनका उपज कम हो गया है और उधर से निकलने वाले को घंटों लग जाते हैं राखड़ की परेशानी से। तो मेरा प्रश्न ये था कि ये जो खदानों की आपने स्वीकृति दी है उसकी जांच बराबर नहीं होती, उसकी जांच होते रहना चाहिए और सही सही जांच होते रहना चाहिए। कागज़ में जांच होती है, जैसा आप समझते हैं मैं समझता हूँ, आप जानते हैं मैं जानता हूँ कि कागज़ में जांच होने का क्या अर्थ होता है, और वही जांच आपने कराई है, होती आ रही है। आपने नहीं कराई है, अभी तो आप 7 ही महीने क्या कराएंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि यहाँ एक स्पेशल अधिकारियों का एक जांच दल बना दें। 19 के 19 खदानों में कितना उनको रकबा मिला था, कितना में खेती का मतलब डोलोमाइट उत्पादन कर रहे हैं, कितने में लाइम स्टोन का क्रशर लगा हुआ है, और किन किन आपने इसमें जो दिया है नाम अध्यक्ष महोदय, ये सब शक्ति जिले के हैं, जयजयपुर के हैं, आसपास के गांव के लोग गरीब लोग हैं, मगर वो खुदाई गरीब नहीं कर रहे हैं, वो खुदाई कलकत्ता वाले कर रहे हैं। रायगढ़ नहीं कहूँगा, कलकत्ता वाले कर रहे हैं, कुछ रायगढ़ के भी हैं, और दोबारा तिबारा शोषण हो रहा है। तो मेरी इन बातों को आप गंभीरता से समझे होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ, और मुझे थोड़ा अपने उत्तर से संतुष्ट करने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, डोलोमाइट की जो खदानें हैं उनका
मसला आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने उठाया है और उन्होंने कब क्या क्या निरीक्षण किया गया है उसकी जानकारी चाहिए थी, तो उनकी जानकारी, उनको सारी जानकारी प्रेषित की गई है। लेकिन जैसा कि अध्यक्ष महोदय इसमें 2024 में भी कई जांचें हुई हैं, कई चेकिंग, कई निरीक्षण हुए हैं, लेकिन जैसा कि नेता प्रतिपक्ष जी चाहते हैं कि अच्छे तरीके से पुनः एक बार जांच हो, तो एक टीम बना करके सारे डोलोमाइट खदानों की जांच आगामी सत्र से पहले हम करवा देंगे एक बार पूरी तरह से। मैं और कुछ नहीं पूछते हुए एक कवि जी की शायरी कहूँ या कविता कहूँ, अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, मगर उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। तो आप कुछ उत्तर को बतलाना नहीं चाहते और मैं प्रश्न को दोहराना नहीं चाहता। उसको आप समझते होंगे, इसका अर्थ क्या होगा? चलिए, दोनों समझ गए तब जरूर। राजेश जी, जांच की जाएगी अध्यक्ष महोदय अच्छे से। बिल्कुल जांच कराएगी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, कमल विहार प्रोजेक्ट के अंदर जो खास करके हमारा एक वहाँ तालाब है, उस तालाब के पास में एजुकेशन पार्क बनाने की योजना की, क्या वो 1600 एकड़ का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसमें मूल स्वरूप उस समय क्या था और वर्तमान में क्या है, ये स्पष्ट कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सम्मानित सदस्य ने प्रश्न किया है, रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना के तहत। एक सेकंड, ये प्रश्न कौशल्या विहार का है कि कमल विहार का है, क्या है नाम, क्या है उसका? कमल विहार है, कौशल्या विहार है? आप उत्तर कौशल्या विहार का दे रहे हैं, कमल विहार का दे रहे हैं? कमल विहार, कौशल्या विहार दोनों नाम में सम्मिलित है आज की तारीख में। नहीं, कि नाम कौशल्या विहार है, कमल विहार है। दो कैसे हो? एक था तो वही बाबा होगा। दोनों एक ही चीज है कि नाम को बदलेंगे? एक योजना के दो नानी हो भाई। अरे एक मिनट यार, थोड़ा एक तो मोर में बोलना नहीं है, उमेश से बहुत पूछ लेकर मोर बारे में बोलना है कि नहीं बोलना है, वो बोला पूछ ले। दोनों साहब महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि आपने वापस कौशल्या विहार का नाम कमल विहार स्वीकृत कर लिया है क्या, ये पूछ रहा हूँ। सामान्य बोलचाल की भाषा में कमल विहार पहले प्रोजेक्ट कमल विहार था, इसलिए कमल विहार कहा जाता है। कमल विहार, लेकिन पिछली सरकार करने घोषणा कर दीजिए कौशल्या विहार की जगह में। पिछले सरकार के समय में कौशल्या माता विहार नामकरण किया गया है इसका। तो वही कह रहा हूँ कि मूल नाम कौशल्या विहार, कमल विहार है, कौशल्या विहार की जगह में और कोई बना लीजिए। मूल नाम को बदलने की जरूरत क्या है, उसको घोषणा कर दीजिए साथ में, क्योंकि प्रिंट है इसमें कमल विहार आपने स्वीकार किया है, कौशल्या विहार का उल्लेख नहीं है, तो उसको वैसा स्वीकार कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में सरकार के स्तर पर चर्चा करेंगे कि क्या होना चाहिए, और अभी फिलहाल मैं सम्मानीय सदस्य के प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, रायपुर विकास प्राधिकरण की इस योजना के तहत बोरिया खुर्द स्थित गजराज तालाब के आसपास की भूमि का रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित 2021, मतलब 2021 का पहले वाला जो मास्टर प्लान था, उसमें आमोद प्रमोद प्रयोजन अंतर्गत क्षेत्रीय उद्यान सिटी पार्क इसका लैंड यूज था 2021 के मास्टर प्लान के हिसाब से। तब प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत जो टाउन प्लानिंग स्कीम की गई उस समय कौशल्या विहार कमल विहार के रूप में, तो उसके तहत स्वीकृत लेआउट के अनुसार स्वीकार्य योग्य, इसमें लेआउट में लिखा गया है स्वीकार्य योग्य मतलब एक्सेप्टेबल एज पर लैंड यूज, जो लैंड यूज है उसी के अनुसार उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐसा लिखा गया है। और जो कमल विहार तत्कालीन जो था उसमें जो प्रोजेक्ट बना था उसमें 40 करोड़ रुपए से फंड रेजिंग का भी प्लान दिखाया गया था। मेरा प्रश्न वही खड़ा होता अध्यक्ष महोदय कि तालाब के सौंदर्यीकरण का प्रावधान था, सब कुछ होने के बाद में रायपुर विकास प्राधिकरण ने एक नई एनआईटी निकाल करके तालाब के सौंदर्यीकरण का मामला किनारे करके एक्वेशन पार्क बनाने के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिया। क्या वह उचित है या अनुचित है? अध्यक्ष महोदय, जो
लैंड यूज है 2021 के मास्टर प्लान में सिटी पार्क था और 2031 का जो नवीन मास्टर प्लान है उसमें आमोद प्रमोद है, इंटरटेनमेंट है। तो ये इसके तहत में इसके अकॉर्डिंगली ये प्रोजेक्ट लाया गया था और उसमें ऑनलाइन निविदा की गई थी और ऑनलाइन निविदा करके 2 पार्ट में इसका किया गया था, 7A और 7B के रूप में। तो 7A पार्ट है उसका 3 बार टेंडर करने के बाद भी कोई बीडर नहीं मिला, तो उसके कारण उसका उपयोग वो फाइनलाइज नहीं हुआ कोई टेंडर। 7B में टेंडर फाइनलाइज हुआ है और जो बेस प्राइस था उससे करीब 10 करोड़ ज़्यादा, करीब 72 करोड़ पे वो टेंडर एक पार्टी ने श्रीजी कृपा करके लिया है। जो रॉ लैंड है उसको आमोद प्रमोद में परिवर्तित कराने की या जो भी लैंड यूज में आवश्यक चेंजेस करने की जो जिम्मेदारी है वो बीडर की है और बीडर ने उसको आरडीए को, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को बोला कि आप चेंज करा के दो, तो उसमें टेंडर कंडीशंस में खुद को कराना था, तो इसलिए वो कॉमर्शियल कोर्ट में चला गया और कॉमर्शियल कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आर्बिट्रेशन में जाइए। तो मामला आर्बिट्रेशन में फिलहाल चल रहा है। अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आमोद प्रमोद की परिभाषा बता दें। आमोद प्रमोद के क्या अंतर्गत काम हो सकते हैं आमोद प्रमोद में और क्या नहीं हो सकते हैं, खाली उसकी परिभाषा बता दें बस। जी, उसकी मास्टर प्लान के हिसाब से पूरी सूची है अध्यक्ष महोदय, जिस जो उपयोग किया जा सकता है आमोद प्रमोद के अंतर्गत, और आमोद प्रमोद के लैंड यूज के अनुसार ही डेवलप किया जाएगा उस प्रोजेक्ट को। उसके अंतर्गत जो स्वीकार्य चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे क्लब हाउस हो सकता है, एम्यूजमेंट पार्क हो सकता है, इस तरह की चीज़ें उसमें हो सकती हैं। तो जो आमोद प्रमोद के अंतर्गत है उसी अंतर्गत ही उसको डेवलप किया जाएगा। और आर्बिट्रेशन में अभी जो गया है वो मैटर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आरडीए की है या बीडर की है, इस कॉम्प्लेक्सिटी के कारण वो आर्बिट्रेशन में है। अध्यक्ष महोदय, आमोद प्रमोद के अनुसार ही लैंड यूज का उपयोग किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय एक मिनट, मूरत जी परेशान है, आमोद प्रमोद का वो परिभाषा जानना चाहते हैं। आमोद का तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, प्रमोद का मतलब वो होता है जो उत्तर बतलाए नहीं जाते, आप समझ गए होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेताजी जो कह रहे हैं बहुत गंभीर प्रश्न है। मास्टर प्लान में लैंड यूज चेंज करने का प्रावधान आमोद प्रमोद में क्या था, ये मैंने पूछा आपके सामने। क्रिएशन पार्क बनाने के लिए आपने टेंडर निकाल दिया, आरडीए ने तय कर दिया, पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री ने टेंडर को फाइनल करने के लिए अपने पास फाइल बुला के मंगा के रख ली। आमोद प्रमोद में कहीं से भी शादी घर नहीं बन सकता। माननीय आमोद प्रमोद के अंदर कहीं पर भी। माननीय राजेश मूणत जी, आमोद प्रमोद को जोर जोर से बोलने की विषय नहीं, उसका पूर्ण अर्थ संपूर्ण ज्ञाता माननीय नेता प्रतिपक्ष जी हैं, आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं बिना जोर जोर से बोले, नेता प्रतिपक्ष जी से। अरे भाई, तो माननीय अध्यक्ष नेता महोदय, प्रतिपक्ष जी के बोलिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न के पीछे की कहानी पूरी ये है कि आरडीए ने पहले भी एक टेंडर निकाला था और उस समय वह जमीन उनके पास नहीं थी। वह जमीन राजस्व विभाग की जमीन थी उनके पास, उनके खाते में नहीं चली, लेकिन वो टेंडर कैंसिल हुआ। आज फिर ये टेंडर निकाल करके जो शर्तें, जो एनआईटी है, कमल विहार 1600 एकड़ के अंदर एक अपने आप के स्टेट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आया है और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ में उस समय आप जानते हैं अध्यक्ष जी कितना हमने उस चीज को विरोध सहा है। लोगों ने कुछ किया तो नहीं। अभी अजय चंद्राकर जी बोले थे अब क्या करेंगे, कुछ कर तो पाए नहीं, खाली नामांतरण कर दो। नए राजधानी के अंदर ईटा जोड़ नहीं पाए, खाली खंबा लगा दो, नाम लगा दो कि इसके नाम पर ये, इसके नाम पर ये। इसी प्रकार से माता कौशल्या का नाम ला करके वहां पर लगा दिया, पूरा अंधेरे में डूबा पड़ा प्रोजेक्ट। लेकिन इसके अंदर जो भी नियमों के विपरीत जाकर के लैंड यूज चेंज कर सकता है क्या रायपुर विकास प्राधिकरण? सीधा प्रश्न, रायपुर विकास प्राधिकरण को प्रावधान नहीं है। लेआउट प्लान में जो भी संशोधन करना पड़ेगा रायपुर विकास प्राधिकरण को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास भेज करके
पुनः लेआउट प्लान अप्रूवल कराना पड़ेगा। और बिना उसके कराए अगर एनआईटी निकाल सकता है, टेंडर आमंत्रित कर सकता है, और टेंडर ओके करके रायपुर विकास प्राधिकरण ने ओके कर दिया, उस आदमी ने अपनी मनी पटा दी, और मनी पटाने के बाद में फाइल मंत्री जी ने मंगा ली और अपने पास रखी, और उसका निर्णय इसलिए नहीं हुआ कि वो व्यक्ति ने अपना टेंडर वापस नहीं लिया। प्रश्न कर रहे हैं जी मेरा सीधा राजेश जी, प्रश्न है कि सुझाव है? नहीं, उस पर प्रश्न यही है कि बिना लेआउट प्लान चेंज किए कैसे टेंडर आमंत्रित हो गया? अध्यक्ष महोदय, जो सम्मानीय सदस्य ने कहा है, सबसे पहले तो पहले 2018 में प्रयास किया गया था। उस समय सम्मानीय राजेश मूणत जी मंत्री थे, उस समय आरडीए के माध्यम से उसको डेवलप करने का प्रयास किया गया था, और आरडीए की वित्तीय स्थिति बाद में खराब होती गई तो अच्छे से हो नहीं पाया। जो वैकल्पिक योजना पार्ट 2 आया, उसमें इस लैंड यूज इस लैंड को कॉमर्शियल व्यवसायिक प्रयोग करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना था, जो कि टाउन कंट्री प्लानिंग ने रिजेक्ट कर दिया, उसके कारण नहीं हो पाया। तीसरे स्तर पर जो प्रोजेक्ट आया है, तो इसमें पहली चीज़ तो ये ज़मीन अभी वर्तमान में आरडीए के नाम पर है, और दूसरा चीज़ जो लैंड यूज चेंज किए बिना प्रोजेक्ट कैसे लगाया गया, ये विषय है सम्मानीय सदस्य का। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि उस टेंडर के कंडीशंस में ये लिखा हुआ है कि लैंड यूज के अनुसार जो भी चेंजेस की जिम्मेदारी है वो बिडर की हो, ये लिखा हुआ है, बिडर की जिम्मेदारी हो। ये टेंडर के कंडीशंस में लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब उस पर आप टेंडर निकाल रहे हो जो लैंड यूज का लैंड यूज नहीं है, और उसके बिना आपने उसकी एनआईटी अप्रूवल कर दी, और एनआईटी अप्रूवल करके उसके टेंडर को स्वीकृत भी कर दिया। यह पहली बार इस प्रदेश के अंदर एक अनोखा पूर्व सरकार का इतिहास है। आश्चर्य लगता है मेरे को, बिना लैंड यूज चेंज किए, बिना कुछ किए टेंडर निकल गया, टेंडर अप्रूवल हो गया, और वो आदमी का टेंडर मंत्री ने उसको पैसा नहीं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इसकी जांच करा करके दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? एक लाइन का उत्तर, इसकी जांच करा कर क्या दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? संबंधित है, ये गजराज बांध मेरे क्षेत्र में हो गया समय भैया, इतना सा उत्तर दे दो। क्या दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिसने नियमों के विपरीत किया? टेंडर कंडीशंस का पूरा परीक्षण कराएंगे अध्यक्ष महोदय, और जो टेंडर कंडीशंस थे उसमें बिडर को लैंड यूज चेंज कराने का था, तो इसमें टेंडर में लैंड यूज को स्पेसिफाई नहीं किया गया था, और जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान है उसी लैंड यूज के तहत इसको कराया। माननीय मास्टर प्लान पे आपने रोक लगा दी, नहीं आपने हाउस में घोषणा करी मास्टर जांच चल रही सर, तो जांच जब खत्म ही हो गया पूरा, प्रश्नकाल समाप्त।